हाय दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल कौशिक संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले वाले वीडियो में हम वो वर्णों के बारे में पढ़ रहे थे, थोड़ी चर्चा की थी स्वर के बारे में। हमने पढ़ा था कि स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं, हर्ष स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं। ये सभी चर्चाएं हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में की थी। तो दोस्तों, एक तो बात बताना चाहूँगा कि वीडियो है वो थोड़ा बड़ा तो ज़रूर बनता है, लेकिन आपके लिए मेरे अनुमान से बेस्ट है। तो कृपया वीडियो है वो पूरा देखें ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके, क्योंकि आप कोचिंग में भी तो कम से कम एक क्लास को 1 घंटा ज़रूर देते हो। तो यदि वीडियो आधा घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट का वीडियो है तो वो बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, अच्छे तरीके से समझाया गया है। वो आपके लिए अच्छा है कि आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आ जाए। तो दोस्तों, कल चर्चा करा था मैं आप लोगों के साथ में। कल अंत में मैंने बताया था कि यदि अपने पास में क्वेश्चन आता है कि पाणिनि के अनुसार, पाणिनि के मतानुसार स्वर है वो कितने होते हैं, ये कल अपने चर्चा की थी कि पाणिनि के मत के अनुसार स्वर कितने होते हैं। तो शायद आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया था कि पाणिनि के मत के अनुसार स्वर कितने होते हैं, वो लोगों को आपको समझ में आ गया था। अब आगे चर्चा करते हैं। आगे थी अपने पास में दोस्तों, आगे जो चर्चा का विषय था वो चर्चा का विषय है कि हमने स्वर है वो तो पढ़ लिए, लेकिन आगे जो है वो है व्यंजन। आगे क्या है दोस्तों? व्यंजन। देखो, जैसे स्वर है वो अपने पास में स्वर के 3 संज्ञाएं थी या स्वर के 3 भेद थे, एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर। तो जैसे स्वर थे वैसे ही इनकी भी 3 संज्ञाएं होती है। कौन कौन सी होती है? इनकी 3 संज्ञाएं होती है दोस्तों। एक तो होता है स्पर्श, एक तो क्या होता है दोस्तों? स्पर्श। एक होता है दोस्तों अपने पास में अंतस्थ, और एक होता है दोस्तों वो होता है अपने पास में ऊष्म। ये 3 संज्ञाएं इनकी भी होती है। एक तो होता है स्पर्श, एक होता है अंतस्थ और एक होता है ऊष्म। तो दोस्तों, ये 3 संज्ञाएं होती है। इनकी यदि हम संस्कृत के तौर पे यदि हम इनकी परिभाषाएं देखें तो वो कैसे होती है, संस्कृत के तौर पे समझ लेते हैं। पहले अपने पास में है स्पर्श है वो किसे कहते हैं? कादयो मावसानः, कादयो मावसानः स्पर्शः। दोस्तों, कादयो मावसानः स्पर्शः पहला हो गया अपने पास में। दूसरा है वो क्या है अपने पास में? यणोन्तस्थः, यणोन्तस्थः। तीसरा अपने पास में जो सूत्र है उसके लिए अपने पास में है सलह है, उष्माण है। दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाओगे, क्योंकि लगभग है वो वर्ण विचार में से रीट के अंदर या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, संस्कृत का जो एग्जाम है उसमें 1-2 क्वेश्चन है वो जरूर यहीं से आते हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से समझ जाओगे। आपको ये जो परिभाषाएं हैं वैसे देखने में तो थोड़ा हार्ड लगेगी, लेकिन समझने में बहुत अच्छी है। ये देखो, एक बार समझ के देखो यहाँ पे क्या अपने पास में कै, आगे क्या लिखा है देखो, कै आदयो, आगे क्या है? मैं अवसान, कै आदयो मैं अवसान। देखो कितना अच्छा है कि कै जिसके आदि में हो और मैं जिसके अंत में हो, यानी कै से लेकर के मैं तक, कै से लेकर के मैं तक जितने भी वर्ण है वो सभी के सभी क्या है? स्पर्श है। आ गया होगा समझ में? यानी कै से लेकर के मैं तक जितने भी हैं वो सभी के सभी क्या है? स्पर्श हैं। तो यदि क्वेश्चन आ जाए अपने पास में दोस्तों कि स्पर्श संज्ञक वर्ण कौन से हैं, तो कादयो मावसानः स्पर्शः, तो परिभाषा है वो भी आपके लिए ज्यादा हार्ड नहीं रहेगी। कैसे नहीं रहेगी? क्योंकि कै आदयो मैं अवसान। तो इस तरीके से आप समझ जाओगे कै से लेकर के मैं तक जितने भी वर्ण है वो सभी सभी क्या है? स्पर्श संज्ञक वर्ण है। दूसरा अपने पास में देखो सूत्र क्या है दोस्तों? यण है अंतस्था। दूसरा सूत्र क्या है? यण है अंतस्था, यण। तो दोस्तों, कल जो इससे पहले जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में हमने चर्चा की थी कि यदि अपने पास में ऐसा जो शब्द है वो अपने आप में क्या है, शायद समझ में आ रहा होगा आपको। यदि यण लिखा हुआ है तो वो क्या है अपने आप में? यण है, मतलब यण एक प्रत्याहार है। मैंने आपको सूत्र लिखाए थे कल, तो उस सूत्र में लिखा था मैंने आपको
हयवरट लर्ण। तो इस तरीके से मैंने आपको सूत्र लिखाए थे। तो ये सूत्र था, देखो यहाँ पे क्या अपने पास में यह है और यहाँ पे क्या है अन है। तो दोस्तों अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कौन कौन से बनाएंगे, य व र और ल। तो यानी यण में कौन कौन से बनाते हैं, य व र और ल। ये अपने आप में क्या होते हैं, सभी के सभी हलंती होते हैं, अपने आप में व्यंजन है। तो यानी जो यण है वो सभी के सभी क्या है, अंतस्थ है। उनकी क्या संज्ञा होती है, अंतस्थ संज्ञा होती है। तो यदि अपने पास में क्वेश्चन आ जाए तो अंतस्थ संज्ञक है। और अभी पीछे एक एग्जाम में आया था दोस्तों कि अंतस्थ संज्ञक वर्ण है, उसमें एक ऑप्शन ये भी दे रखा था य र ल और व, और एक ऑप्शन दे रखा था य व र ल। ये दोनों ऑप्शन दे रखे थे। तो बहुत सारे लोगों ने जल्दबाजी के कारण या असमंजस की स्थिति के अंदर जो ऊपर वाला ऑप्शन था वो सही किया था, लेकिन वो क्या हो गया, गलत हो गया उनका। तो ध्यान रखना अपने को कि इनका क्रम क्या है, य व र ल है, न कि य र ल व है। आगे होगी समझ में। तो यदि अपने पास में आता है कि अंतस्थ संज्ञक वर्ण कौन कौन से है, तो कौन कौन से है दोस्तों, य व र ल है, ये सभी अपने आप में क्या है, अंतस्थ संज्ञक वर्ण है। इसके बाद में अपने पास में अगला है ऊष्म संज्ञक, कि उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो दोस्तों बताता हूं मैं आपको कि सूत्र लिखा था मैंने आपको, 13 नंबर का सूत्र था अपने पास में स र, और लास्ट जो 14वां सूत्र था वो क्या था, हल। तो दोस्तों अब देखो यहाँ पे एक स हो गया, दूसरा स हो गया, तीसरा स हो गया और है हो गया। आगे बात समझ में। तो यानी सल के अंदर कौन कौन से आते हैं, सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, श श और है। तो यानी कहने का तात्पर्य ये यहाँ पर कि अपने पास में स है, इन वर्णों की क्या होती है अपने पास में, ऊष्म संज्ञा होती है। तो आ गया होगा समझ में। यदि क्वेश्चन आता है अपने पास में कि स्पर्श संज्ञक वर्ण है, आ गया होगा समझ में, फिर है अंतस्थ, आ गया होगा समझ में, फिर है ऊष्म, आ गया होगा समझ में। अब कभी कभार क्या होता है दोस्तों कि जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा घुमा करके दे देते हैं। कैसे दे देते हैं समझना, कि अपने पास में आ जाता है कि स्पर्श संज्ञक है वर्णः सन्ति, और वहां पर क्या है दोस्तों, संख्या दी हुई होती है। जैसे संख्या दे दी एकविंशति, द्वाविंशति, विंशति, या फिर ऑप्शन दे देते हैं दोस्तों पंचविंशति। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखना अपने पास में कि स्पर्श संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, तो शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि कैसे लेकर के मैं तक जितने भी वर्ण है वो सभी क्या है, स्पर्श संज्ञक वर्ण है। आ गया होगा समझ में। तो यानी यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करोगे, वहां पे 25 पंचविंशति, यानी स्पर्श संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, 25। और इनका दूसरा क्या है अपने पास में, जैसे हम लिखते हैं इनको, देखना दोस्तों, जैसे इनको हम लिखते हैं कि अपने पास में हो गया क, ख, ग, घ और अंग, ये स्थिति हो गई अपने पास में दोस्तों। ठीक है, क, ख, ग, घ। तो यानी अपने पास में यदि इनको देखें तो इनको क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया अपने आप में, क वर्ग। क्या हो गया ये, क वर्ग। इसी तरीके से दूसरा क्या हो जाएगा, च वर्ग। तीसरा क्या हो जाएगा, त वर्ग। चौथा क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, ट वर्ग। चौथा क्या हो जाएगा, त वर्ग। और पांचवा क्या हो जाएगा, प वर्ग। तो दोस्तों यानी इसको दूसरे तरीके से हम यदि समझे तो एक ये भी हो सकता है अपने पास में कि जो भी वर्गीय व्यंजन जो है, जो वर्गीय व्यंजन है, उन वर्गीय व्यंजनों की क्या संज्ञा होती है, स्पर्श संज्ञा होती है। देखो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इनमें से, देखो अभी बता देता हूं आपको क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इनमें से। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन बन सकता है अपने पास में कि स्पर्श संज्ञक है वर्ण है, स्पर्श संज्ञिका, स्पर्श संज्ञिकास्ति, यानी स्पर्श संज्ञक है। तो वहां पे आपको या तो सूत्र दिया हुआ है कादयो मावसानः
स्पर्शा, या तो ये सूत्र दिया हुआ आएगा। आपको ये बेहतरीन तरीके से शायद समझ में भी आ गया होगा और शायद याद भी हो गया होगा कि या तो अपने पास में क्या है, ये इसकी परिभाषा से समझ जा सकता है कि स्पर्श संज्ञक है, तो स्पर्श संज्ञक क्या है, स्पर्श संज्ञक क्या है अपने पास में, तो ये तो आपको बेहतरीन तरीके से आ गया कि स्पर्श संज्ञक वर्ण क्या हो गया अपने पास में, कार्य मावसाना स्पर्शा। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है अपने पास में कि स्पर्श संज्ञक वर्णास्ति या वर्गीय, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है अपने पास में कि वर्गीय व्यंजनास्ति, वर्गीय व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजन भी आपको समझ में आ गए होंगे, वर्गीय व्यंजन है वही दूसरे क्या अपने आप में क्या है, स्पर्श है। जो वर्गीय व्यंजन है वही अपने आप में क्या है, स्पर्श है। फिर अपने पास में कि वर्गीय व्यंजन होते कितने हैं, तो वही है जितने स्पर्श होते हैं वही क्या अपने आप में वर्गीय व्यंजन होते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए अपने पास में कि वर्ग होते हैं, तो वर्ग कितने होते हैं दोस्तों, वर्ग होते हैं 5, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। लेकिन आप समझना एक बार कि यदि वर्गीय व्यंजन पूछा तो हो गए अपने पास में 25, और यदि वर्ग पूछा तो कितने हो गए अपने पास में 5। आगे बात समझ में। और यदि अपने पास में उदित पूछे, क्योंकि इनके लिए एक और भी मिलता है, कु, चु, टू, तु, पु, एते उदिताः, ये भी एक संस्कृत की परिभाषा है। यानी ये जो कु, चु, टू, तु, पु है, इनको क्या कहते हैं, उदित कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको उदित कहते हैं। तो यदि अपने पास में देखो क्वेश्चन अपने पास में क्या क्या बन सकते हैं, पहला बन सकता है कि स्पर्श संज्ञक वर्ण किससे कहते हैं, तो कैसे देखें कि मैं तक जितने भी है वो स्पर्श संज्ञक हो गए। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है अपने पास में कि स्पर्श संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, तो आप बता दोगे। या पूछ सकते हैं कि वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, तो आप बता सकते हैं। आगे अपने पास में स्पर्श का अंतस्थ का है, वो तो इजी है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब चलो आगे चलते हैं। तो देखो इस तरीके से अपने पास में देखो स्पर्श संज्ञक वर्ण कितने हो गए, स्पर्श हो गए अपने पास में 25। इसके बाद में क्या था अपने पास में अंतस्थ, अंतस्थ कितने हो गए अपने पास में 4। आगे क्या था अपने पास में ऊष्म, ऊष्म क्या हो गए अपने पास में 4। तो यानी कुल कितने हो गए ये 33। तो दोस्तों यदि क्वेश्चन आ जाए अपने पास में कि व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन होते हैं कितने होते हैं 33, ठीक है, त्रैत्रिंशत् बोलते हैं इनको संस्कृत में। तो वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं ये क्वेश्चन आता है, तो आप कितने करोगे 33 करोगे। अब एक क्वेश्चन और भी बचता है दोस्तों कि यदि अपने पास में देखो स्वर कितने हो गए अपने पास में 21 या 22 हो गए, व्यंजन कितने हो गए अपने पास में 33 हो गए। अब एक क्वेश्चन यहां से और भी बन सकता है, वो क्या बन सकता है, देखो अपने पास में क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ण कितने होते हैं, वर्ण कितने होते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है अपने पास में कि वर्ण कितने होते हैं। तो यहाँ पे याद रखना आपको कि यदि वर्णों से संबंधित क्वेश्चन आ गया तो आपको यहीं पे ही नहीं छोड़ना है कि हाँ सर यहाँ पे हो गए अपने पास में 54 55 हो गए यहाँ पर, ये यहाँ पे नहीं छोड़ना है अपने को। अब कहाँ पे जाना है अपने को, और भी कुछ व्यंजन वर्ण कुछ और भी आते हैं, व्यंजनों में तो उनकी गिनती नहीं होगी, लेकिन कुछ वर्ण है वो और भी हैं। कौन कौन से उसमें देखो दोस्तों 4 है, इसमें एक होता है अयोगवाह है, अयोगवाह है, एक होता है यम, ठीक है, और एक होता है दुष्पृष्ठ, दुष्पृष्ठ। यानी दोस्तों ये और वर्णों में ही इनकी गिनती होती है, इनकी संज्ञाएं हैं वो भी वर्णों में आती है। अयोगवाह वर्ण वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक होता है अपने पास में अनुस्वार, एक होता है दोस्तों अपने पास में विसर्ग, एक होता है दोस्तों अपने पास में जिह्वामूल, और एक होता है अपने पास में उपदमानीय। ये 4 वर्ण हैं, ये क्या होते हैं अपने पास में, इनको बोलते हैं अयोगवाह है। और यम वर्ण क्या होते हैं अपने पास में, देखो यम होते हैं कि 2 क हैं, उनकी आवृत्ति होती है एक शब्द में, या फिर 2 ख हैं, या फिर 2 ग हैं, या फिर 2 घ हैं। यानी ये व्यंजन वर्णों की जब 2 बार आवृत्ति होती है तो वो भी क्या है अपने पास में यम वर्ण है। तो देखो दोस्तों यदि क्वेश्चन आ जाए अपने पास, देखो क्वेश्चन की परिभाषा समझनी जरूरी है, चाहे आप संस्कृत के विद्वान बनो या न बनो, लक्ष्य इतना ही होना चाहिए कि अपने जो व्याकरण या अपने जो शिक्षण विधि के जो प्रश्न है वो गलत नहीं होने चाहिए। तो क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है वो देखना जरूरी है। तो अपने पास में क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं, तो कितने होते हैं 4, यम वर्ण कितने होते हैं 4। अब
एक और बच गया अपने पास में, वो कौन सा बच गया? दुष्पृष्ठ। दोस्तों ये भी आता है, दुष्पृष्ठ वर्ण है वो क्या होता है अपने आप में, अपनी भाषा में बोलते हैं इसको अड़े, अपनी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? अड़े बोलते हैं। तो दोस्तों यानी ये जो अड़े है इसको क्या बोला जाता है? दुष्पृष्ठ। अब देखो ये कितने हो गए अपने पास में? 9। कितने हो गए अपने पास में? 9। तो दोस्तों अब देखो अपने पास में कुल वर्ण कितने हो गए वो देखना है अपने को। तो कुल वर्ण कितने हो जाते हैं दोस्तों? देखो ये अपने पास में 54 या 55 तो ये थे ही, साथ में 9 वो हो गए, तो कुल कितने हो गए? या तो इनको क्या करेंगे 63 या इनको क्या करेंगे 64। तो कुल वर्णों से संबंधित क्वेश्चन आ गया कि वर्ण कितने होते तो कितने करोगे आप? 63 या फिर 64। इनको क्या बोलते हैं? या तो बोलोगे आप क्या बोलोगे इसको? 63, या तो क्या बोलोगे इसको आप? 63 या फिर 64। आ गया दोस्तों समझ में आपको? या तो 63 होगा या फिर क्या होगा ये 64। अब वही स्थिति हो गई कि सर कैसे तो हम इनको 63 माने, कैसे इनको हम 64 माने? तो वही है, यदि हम लरी को प्लुत मानेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 64 हो जाएंगे, और यदि लरी को प्लुत नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अपने आप में 63 हो जाएगा। अब वही स्थिति वैसी ही आ गई कि सर यदि दोनों ऑप्शन अलग अलग आ गए तो हम क्या करेंगे? तो यदि दोनों अलग अलग आ गए अपने पास में तो वहां पे अपने को क्या करना है? 63 को सही मानना है, नहीं कि 64 को सही मानना है। तो दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वर्णों से, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे क्या क्या वर्णों से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको पूछ सकते हैं कि स्वर, आपको पूछ सकते हैं मूल स्वर, आपको पूछ सकते हैं कि एकमात्रिक किसे कहते हैं, द्विमात्रिक किसे कहते हैं, आपको पूछ सकते हैं कि पाणिनि के मत के अनुसार स्वर कितने होते हैं, आपको पूछ सकते हैं कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, प्लुत स्वर कितने होते हैं, आपको पूछ सकते हैं कि व्यंजन कितने होते हैं, आपको पूछ सकते हैं यम वर्ण कितने होते हैं, आपको पूछ सकते हैं अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं, आपको पूछ सकते हैं दुष्पृष्ठ वर्ण कौन सा है। इस तरीके से आपको बेहतरीन जो तरीका था उस तरीके से मैंने आपको समझा दिया। आशा करता हूं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आया होगा। यदि अब वर्णों से कोई भी ये क्वेश्चन, इन वर्णों में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो शायद आपका गलत नहीं होना चाहिए, और यदि अब भी गलत होता है तो इनको देखो और बार बार समझने की कोशिश करो कि गलती कहाँ कर रहे हो आप लोग। अब चलो आगे चलते हैं, आगे अपने पास में और भी है, वो चलते हैं वापस एक बार स्वर में, एक बार वापस चलते हैं अपने पास में स्वर में। देखो मैंने बताया था आपको कि स्वर है उनके कितने भेद होते हैं या उनकी कितनी संज्ञाएं होती है। तो दोस्तों स्वर है उनकी संज्ञाएं कितनी होती है? तो दोस्तों स्वर की संज्ञा कितनी बताई थी आपको? एक तो होता है अपने पास में ह्रस्व, एक होता है अपने पास में दीर्घ, एक होता है अपने पास में प्लुत। देखो दोस्तों ये 3 संज्ञाएं बताइए आपको, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। इसके लिए एक सूत्र भी है इनकी संज्ञा के लिए, क्योंकि आपको रीट में जो रीट का एग्जाम दोगे उस रीट के एग्जाम के तौर पर ये सूत्र है वो नहीं पूछते, लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं आपको कि इसके लिए सूत्र है वो है उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत है। उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत है। यानी ये सूत्र है, ये बोलता है उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत है वंग वांग एक आलो ये से सोच क्रमार ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा साथ। तो यानी ये अपने आप में है, तो ये आपके रीड के बेस ऊपर ये इतना इंपॉर्टेंट ये सूत्र नहीं था, लेकिन यदि अपने पास में क्वेश्चन आ जाता है ह्रस्व किसकी संज्ञा, दीर्घ किसकी संज्ञा है, प्लुत किसकी संज्ञा, तो मैंने आपको सीधे तरीके से बता दिया है, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक, बेहतरीन तरीके से बता दिया। फिर देखो दोस्तों इनके 3 भेद और होते हैं, प्रत्येक उदात्तादि भेदेन त्रिधा। देखो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है तीनों में होते हैं ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। यानी प्रत्येक की 3 संज्ञाएं और होती है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। फिर है प्रत्येक अनुनासिक, अनुनासिकाभ्याम द्विधा, यानी प्रत्येक के 2 भेद और होते हैं, एक होता है अनुनासिक
और एक होता है अनुनासिक। यहां से भी दोस्तों क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, यहां से भी दोस्तों क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी प्रत्येक के दो दो और हो सकते हैं, अनुनासिक और अनानुनासिक। तो देखो अब एक ह्रस्व में कितने भेद हो गए, देखो 3 तो ये है अपने पास में, और प्रत्येक के 3-3 भेद और हो गए। तो यदि जो ह्रस्व स्वर है उसे कितने भेद हो सकते हैं, 6। दीर्घ है उसे कितने भेद हो सकते हैं, 6। और प्लुत है उसे कितने भेद हो सकते हैं, 6। तो यानी इनके 6 भेद और हो सकते हैं। इनकी जो चर्चा है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। आज जो पढ़ाया गया है वो शायद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो दोस्तों मैं यही आशा करता हूं आपसे कि यहां जो आज पढ़ाया गया है या जो पहले वाले वीडियो में पढ़ाया गया था वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया। इससे आए हुए क्वेश्चन आपके किसी भी चांस में गलत नहीं होंगे। और यदि आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगे, बेहतरीन लगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि पढ़ाए हुए में कोई भी आपको शिकायत है तो वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके। क्योंकि अभी हम जो स्टार्ट का 0 लेवल है वहां से शुरू कर रहे हैं, वहां से पढ़ा रहे हैं। तो हो सकता है आपके द्वारा किसी की भी भलाई हो जाए, क्योंकि जिंदगी में कभी भी किसी की दुआ कहीं पर भी काम आ सकती है। तो दोस्तों अच्छे तरीके से घर पर रहें, पढ़ते रहें और अध्ययनरत रहें, ताकि आपको सफलता प्राप्त हो सके। इसकी आगे चर्चा करते रहेंगे। इसके लिए आगे जो नेक्स्ट जो वीडियो का वहां पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।